तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले तो आप सबका, इस चैनल को सुनने वालों का, इसको प्रोत्साहन देने वालों का, इसके साथ जुड़े रहने वालों का, सब श्रोताओं का, व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक खुशखबरी आपको देनी चाहता हूं कि कल जो 19 तारीख थी, उसमें जो यूट्यूब का मुझे मैसेज आया है उनका, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है, मुझे नहीं आप सबको बधाई दी है कि एक दिन में 24 घंटे में 19 तारीख को हमारी जो व्यूअरशिप है वो 52,000 क्रॉस कर गई है। 50,000 से भी 2,400 ऊपर 52,400 लोगों ने कल 19 तारीख के 24 घंटों में इस चैनल को सुना है। और उसकी एवरेज भी जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा की आई है, जो यूट्यूब के स्टैंडर्ड से बहुत हाई गिनी जाती है। ये सब सेहरा इस कामयाबी का आप सबको जाता है। मैं तो एक माध्यम हूँ आप तक पहुँचने का, एक साधन हूँ आपसे बातें करने का, लेकिन ये जो एक माइलस्टोन हमने क्रॉस किया है, इसकी पूरी जो क्रेडिट है, जो इसकी जो पूरी इसका जो सेहरा जाता है, वो आप सबके सर पे जाता है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहूँगा आपके साथ इसी तरह ईमानदारी से, मेहनत से जुड़ा रहूं, और आप इसी तरह खुश हो के पूरी हिम्मत के साथ, दिलो दिमाग के साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो खैर, बहुत दिनों से एक ख़ास रिक्वेस्ट आ रही थी सब लोगों से कि हमें बाबू रेशम के बारे में बताया जाए। बाबू रेशम कौन था, कैसे वो अंडरवर्ल्ड में उसका नाम बना, और फाइनली 5 मार्च को उसकी जो हत्या होती है मुंबई में, वो कैसे होती है। तो ये सब बातें आज के दिन हम करेंगे। मुझे लगता है कि शायद ये एपिसोड भी 2 किस्तों में जाएगा, क्योंकि बाबू रेशम को समझने के लिए, उसके कत्ल को समझने के लिए उसकी बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बाबू रेशम था कौन, ऐसे क्या हालात थे कि उसको मारने की नौबत आई, या वो आदमी अंडरवर्ल्ड के लिए क्या अहमियत रखता था, या अपने पॉलिटिकल बॉसेस के लिए उसकी क्या ज़रूरत थी। तो ये सब बातें आज करेंगे। आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बतानी इसलिए ज़रूरी है कि 1980 से लेके जो बाद का दौर था, वो काफ़ी हद तक जो मज़दूरों की समस्याएं थी मुंबई में, उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो उस ज़माने में ज़्यादातर लोग जो क्राइम में आए, किसी न किसी फील्ड में क्राइम के, वो तकरीबन सब के सब वर्किंग क्लास से जुड़े हुए थे। वो दौर ऐसा था जब एक मंदी का दौर था, फैक्ट्रीज में स्ट्राइक्स हो रही थी, फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, ज़्यादा जो मिलें थी वो कपड़े की मिल हुआ करती थी। तो वो एक माहौल था जिसमें से बेरोज़गारी जो है वो आपसी तनाव को जन्म देती है। उस तनाव में जो क्राइम है, जुर्म है, वो पनपता है। तो 82 83 में वो जो 2 साल का जो बीच का समय था, उसमें मुंबई में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, जिसको हम डॉक्टर दत्ता सामंत फिनोमिना कहते हैं। डॉक्टर दत्ता सामंत एक मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर थे। मज़दूरों को दवाइयाँ देते थे अपनी डिस्पेंसरी में चैम्बूर से। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये आया कि जो मज़दूर क्लास है ये बहुत एक्सप्लॉइटेड क्लास है। तो उन्होंने एक नई किस्म की यूनियन बनाई, अपनी दत्ता सामंत की यूनियन। वो बेसिकली जो मुंबई की इंडस्ट्री थी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और मिल थी, उसके वर्करों को लेके बनाई, क्योंकि इतने सालों से वर्कर जो थे वो कांग्रेस रूल्ड जो यूनियन हुआ करती थी, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ या इस किस्म की और यूनियन जो किसी न किसी तरह रूलिंग पार्टी से जुड़ी होती थी, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा एक नो कॉन्फिडेंस से गुस्सा, एक रोह की हालत थी वर्करों में। उसका फ़ायदा उठा के दत्ता सामंत ने अपनी यूनियन बनाई, और 82 83 में तकरीबन 95% फैक्ट्रीज मिल जो थी मुंबई की बड़ी, वो सब की सब बंद करवा दी। एक के बाद एक के बाद एक में स्ट्राइक हुई। लाखों वर्कर जो थे वो बेरोज़गार होकर घर बैठ गए, कोई काम धंधा नहीं, कोई आमदनी का साधन नहीं। उन्हीं दिनों में सबसे पहले जो बाबू गोपाल रेशम,
वो उभर के सामने आता है। बाबू रेशम उस ज़माने में 80s में बॉम्बे जो मज़गांव डॉक एम्प्लॉइज़ यूनियन है उसके साथ जुड़ा हुआ था। और जो मज़गांव डॉक जो है बम्बई की, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिफेंस के जो हमारे जो जहाज़ बनते हैं नेवी के, उनका सबसे बड़ी वो डॉक है, सबसे बड़ी वर्कशॉप है वहाँ, जहाँ पनडुब्बियाँ भी बनती हैं, जहाँ समुद्री बेड़े भी बनते हैं, जहाँ पे और जंगी जहाज़ बनते हैं, समुद्री जहाज़। तो वो बहुत वाइटल इंस्टॉलेशन है हिंदुस्तान की। तो वहाँ पे स्ट्राइक होने का मतलब होता है देश की सुरक्षा को खतरे में डालना। तो वो मज़गांव डॉक का जो यूनियन थी, मज़गांव डॉक एम्प्लॉइज़ यूनियन, वो बहुत अहम यूनियन गिनी जाती थी वर्कर्स के लिए भी और देश की सुरक्षा के लिए भी। तो बाबू रेशम जो था वो उस यूनियन के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए कि बाबू रेशम उस जो मज़गांव डॉक के वर्कर की जो कैंटीन थी उसमें काम करता था। 15 साल बाबू रेशम ने उस कैंटीन में काम किया, और कैंटीन में काम करते करते इसने अपना एक यूनियन लीडर्स के साथ उठना बैठना, ज़्यादातर मीटिंग जो वर्कर्स की होती थी वो कैंटीन में ही हो जाती थी। तो इसका बड़े लीडर्स के साथ वास्ता पड़ा। इसने वर्कर्स की जो तकलीफ़, मुश्किलें और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, उसको बाबू रेशम बहुत अच्छी तरह जानता था। तो एक दिन इसकी वर्कर यूनियन को लेके, वर्कर की डिमांड्स को लेके कुछ मैनेजमेंट से झगड़ा हुआ, और वो काफ़ी बढ़ गया, उसमें सर फाटे, चोटें लगी, छोटे मोटे हथियार इस्तेमाल हुए, और बाबू रेशम को नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये एक पहला मोड़ था रेशम की ज़िंदगी में 1983 में। तो 83 के बाद क्योंकि इसका दबदबा था उस इलाके में ऑलरेडी, ये बड़ी अच्छी तरह, वो एरिया भी एक ही था जो इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन वैसे डॉक्स के बाद जो था वो अगरीपाड़ा एरिया में ज़्यादा था। अगरीपाड़ा में रामा नायक और अनुगावली भी उस ज़माने में वर्कर्स के बेटे रिश्तेदार होते हुए वो भी बेरोज़गार फील कर रहे थे, उन्होंने अपने छोटे छोटे गैंग बना लिए थे। तो इन तीनों लोगों ने मिल के एक तिकड़ी गैंग बनाया, जिसका नाम तो नहीं दिया था लेकिन उसको कहते थे BRA गैंग, बाबू रेशम, रमा नायक, अरुण गवली। इसके लिए BRA गैंग, अनऑफिशियली लोग उसको इसी नाम से जानते थे। तो छोटी मोटी घटनाएं जो थी, लूट खसूट की, रॉबरी की, और उसी चक्कर में कभी अटैम्प्ट टू मर्डर का केस भी हो जाता था। तो इस तरह 10-12 केस बाबू रेशम के खिलाफ हो गए। लेकिन मेन उसका जो काम था वो ज़्यादा समय उसका मज़गांव डॉक्स में ही निकलता था, क्योंकि जब दत्ता सामंत की यूनियन मजबूत हुई तो शिवसेना ने बीच में कूदना शुरू किया, दत्ता सामंत के यूनियन के वर्कर्स को मारना, उनसे बाहर पटाई करना। तो मझगांव डॉक एम्प्लॉय यूनियन ने लीडर जो उनके थे, एक कांग्रेस के यूनियन लीडर हुआ करते थे, रामेश थे, एक भाप से यूनियन के लीडर थे, और उनकी जो वहाँ पे पैरेलल यूनियन चलती थी, डॉक लेबर यूनियन, उसको कांग्रेस आई, जो रूलिंग कांग्रेस पार्टी थी, DLU को उनकी सपोर्ट थी। तो DLU ये चाहती थी कि बाबू रेशम उनके साथ आ जाए, ताकि वो इसके बलबूते पे एक तरफ दत्ता सामंत के साथ मुकाबला कर सके और दूसरी तरफ शिवसेना के साथ मुकाबला कर सके। ऐसी एक दिन हालात आई जब दत्ता सामंत के हक में शिवसेना के वर्कर खड़े हुए, उन्होंने DLU पे कब्जा करने की कोशिश की। तो कांग्रेस के लीडरों ने बाबू रेशम, जो उस समय एक और किसी केस में जेल में थे, तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के नेताओं ने अपना असर सूख लड़ा के बाबू रेशम को जेल से निकाला, और उसको अनऑफिशियली अपना DLU का, डॉक लेबर यूनियन का लीडर बना के उसके साथ लड़के भेज के शिवसेना के जो वर्कर थे उनके ऊपर अटैक करवाया। बड़ी जम के लड़ाई हुई, बहुत से लोग इंजर्ड हुए, लेकिन उस हमले के बाद शिवसेना और दत्ता सामंत के कुछ लोग, जो वर्कर, जो लीडर भी थे, वो डरे, काफ़ी घबराए। और उन्हीं दिनों में जब उस केस में फिर बाबू रेशम को अरेस्ट किया गया, तो सबसे पहला अटैक जो बाबू रेशम के वर्कर्स ने और उसके गैंग के लोगों ने किया, वो दत्ता सामंत के एक कज़न, जो अजीत सामंत जिनका नाम था, उनके ऊपर किया। और वो भी इतना डेयरिंग अटैक था कि उसको सिक्योरिटी मिली हुई थी, एक पुलिस का आर्म गार्ड उनके साथ रहता था अजीत सामंत के साथ। उसके सामने अटैक करना
और बॉडीगार्ड को उसकी बंदूक चलाने का मौका भी ना देना, ये बहुत डेयरिंग एक्ट था। तो इस किस्म के काम बाबू रेशम था जो वो किया करता था। तो बाबू रेशम का जो मैंने ओवर द ईयर स्टडी किया उसका, वो कहीं ना कहीं वरदाराजन मुडलियार से बहुत इम्प्रेस था। बाबू रेशम के पहले एक ही डॉन ऐसा था जो अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी बराबर का हिस्सा डालता था। वर्दा ने जो धारावी में कॉन्फ्रेंस किया था बहुत बड़ा वर्कर्स का, कांग्रेस वर्कर्स का, उसमें उसने इंदिरा गांधी को भी बुलाया एक बार उसने राहुल गांधी को, राजीव गांधी को बुलाया बाद में। और जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे उस समय पे जी.के. मूपनार, वो वरदाराजन मुडलियार के भाई बने हुए थे। धारावी प्रोजेक्ट का पहला जो 100 करोड़ रुपए अनाउंस हुआ, वो किसी पार्लियामेंट में जब सरकार ने अनाउंस नहीं किया, वो धारावी की वर्धा राजनीति कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया गया। तो वर्धा राजन का जो रोल था पॉलिटिक्स में, वो वर्धा के इलाके में कोई भी लीडर ऐसा नहीं होता था जो वर्धा की मर्जी के बिना अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सके। मुझे याद है डॉक्टर सुब्रमण्यम ये कांग्रेस के एमएलए थे और अगली बार जो इलेक्शन आई तो उन्होंने वर्धा का आशीर्वाद लिए बिना नॉमिनेशन भर दिया। और वो डॉक्टर सुब्रमण्यम सीनियर कांग्रेस के लीडर थे, मंत्री भी रह चुके थे और उनकी अच्छी पहुंच थी। लेकिन वर्धा को अच्छा नहीं लगा तो उसने उनको 3 दिन उनके घर में बंद करके रखा, अपने बदमाश उनके घर के बाहर बैठा दिए कि आपने हमें बिना पूछे जो नॉमिनेशन पेपर भरा है वो वापस लो, नहीं तो वर्धा भाई की परमिशन लो, उनका आशीर्वाद लो, तो आप प्रचार के लिए जा सकोगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस किस्म की ताकत, पॉलिटिकल ताकत बाबू रेशम अख्तियार करना चाहता था। बाबू रेशम ये चाहता था कि जो रुतबा वर्धा राजन का उसकी पॉलिटिकल पैट्रनेज से बना है, उसी किस्म का रुतबा मैं अपने साउथ बॉम्बे में, साउथ सेंट्रल बॉम्बे में वो मैं बनाऊं। ये एक उसका सपना था जो मेरी रामेस्ते से और भापसे से उस ज़माने में जब मैं कवर करता था एक्टिव जर्नलिज्म, उनसे बातें हुई तो उनका भी यही कहना था। मेरी दत्ता सामंत के भाई थे दादा सामंत, उनकी मैंने इंटरव्यू की तो उन्होंने भी इस बात की तायद की थी कि बाबू रेशम का सपना कहीं ना कहीं वर्धा राजन जैसा एक पावरफुल डॉन बनने की थी। वो उसके उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाबू रेशम एक तरफ तो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में, यूनियन पॉलिटिक्स में बड़े ज़ोर से हिस्सा लेता था और दूसरी तरफ क्राइम की एक्टिविटीज़ भी चालू रखता था, क्योंकि जब तक क्राइम का दबदबा नहीं होगा तो वर्कर जो है डरेंगे नहीं तो आपके लीडरशिप को मानेंगे नहीं। तो ये डर का माहौल लगातार बनाए रखने के लिए बाबू रेशम को ज़रूरत थी पॉलिटिकल पैटर्नेज की, जो उसको बड़ी खूबसूरती से सरकार से मिली। और दूसरी तरफ उसका जो पॉलिटिकल पैटर्नेज से जो उसका धंधा चलता था प्रोटेक्शन का और हफ्ता कलेक्शन का, लोगों से पैसा लेने का, वसूली करना, वो बड़े ज़ोर शोर से चलता था, अच्छी पैसी कमाई होती थी। लेकिन जैसे जैसे आप एक फील्ड में फील्ड कोई भी हो बड़े होते हो तो आपके दुश्मनों की गिनती भी बढ़ने लगती है। आदमी थोड़ा सा ब्रेजन भी हो जाता है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसमें गलतियां भी करता है। तो बाबू रेशम भी एक आम इंसान की तरह उसने भी गलतियां की और उसको लेकिन ये इतना कभी उसके दिमाग में नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे ही आदमी जिनको मैंने पाल पलोस के बड़े किया है वही आदमी एक दिन मेरे ऊपर अटैक करेंगे। ये उसने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि वर्दा जहाँ तक कनेक्शन था वो दिमाग बहुत रखता था और बड़ी दूरंदेशी से काम करता था, रूथलेस भी बहुत था। उसके उल्ट बाबू रेशम जो था वो दूरंदेशी कम थी और वो जो उसका जो खूंखार इतना नहीं था जितना वर्दा राजन था। जितनी दहशत वर्दा ने अपने इलाके में बना के रखी थी उतनी दहशत का मालिक बाबू रेशम नहीं था। तो खैर, लेकिन जब तीनों मिल गए, बाबू रेशम, रामा नायक और अरुण गवली, तो तीनों की ताकत जो थी वो इनको बाबू रेशम को मज़दूरों का एक लीडर बनाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई। तो ये बाबू रेशम का किस्सा था और कल आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि बाबू रेशम का मर्डर कैसे होता है। ये बड़ी एक अजीब और एक बड़ी ना मानने वाली कहानी है।
क्योंकि मर्डर रोड पे हो जाए या किसी के घर पे हो जाए तो वो बात सामने आती है, या किसी पुलिस स्टेशन के बाहर हो जाए, कोर्ट के बाहर हो जाए, वो भी बात सामने आती है। लेकिन जब एक शख्स एक जेल जैसी लॉकअप के जिंदे ताले और सलाखों के अंदर बैठा है, और वो जो इलाका है वो पुलिस स्टेशन के अंदर है, वहाँ पे जाके उसका मर्डर करना, ये अपने आप में एक बहुत अजीब दास्तां है। इस दास्तां की पूरी कहानी मैं आपको कल वाले एपिसोड में सुनाऊंगा। आप इंतज़ार कीजिए कल तक और देखिए बाबू रेशम का कत्ल लॉकअप में कैसे होता है। शुक्रिया, धन्यवाद।